सॉरी, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लाइव बहुत ज़्यादा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। मैं डॉक्टर नंदिता दुबे आप सभी का द आयुर्वेदा टाइम्स के फेसबुक लाइव सेशन पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी कोविड-19 के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी पीसीओडी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को मेंसेस इरेगुलर नहीं रहते या फिर उसको बहुत सारी इनफर्टिलिटी जैसी बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित होना पड़ता है। ये इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है कि लगभग हमारे भारतवर्ष में 20 से 30% जो महिलाएं हैं उनमें पीसीओडी की समस्या अपने लाइफ टाइम में, रिप्रोडक्टिव लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी एज ग्रुप में मिल जाती है। या फिर कह सकते हैं कि हर 5 में से 1 महिला जो होती है वो पीसीओडी से ग्रसित हो सकती है या होती है। अब हम जानेंगे ये बीमारी किससे होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट उसका मैनेजमेंट जानेंगे। तो ये बीमारी जो होती है, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोले, इसमें जो महिलाओं की ओवरी होती है जिसमें हर मास में एग्स फॉर्मेशन होते हैं, मैच्योर होते हैं, ओव्यूलेट होते हैं, रप्चर होते हैं, ओव्यूलेट होते हैं जिसे कहते हैं, और एक नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ये बीमारी सबसे पहले पेशेंट्स के उसी ओवरी को डिस्टर्ब करती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करती है कहा जाए तो। जैसे जैसे क्या होता है कि इस बीमारी में जो एग मैच्योर होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, लेकिन इस बीमारी में एग्स फॉर्मेशन तो होता है लेकिन इमैच्योर फॉर्म में ऐसे ही एज इट इज़ ओवरी में पड़े रहते हैं। इसकी वजह से ओवरी का साइज़ जो होता है वो कई बार 10 क्यूबिक mm से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें सिस्ट भी खूब सारे हो जाते हैं। कभी कभी यूनिलेटरल होती है, कभी बाइलेटरल हो सकती है, या एक ओवरी में या फिर दोनों ओवरी में हो सकती है। मैक्सिमम केस में बाइलेटरल ही होती है। ऐसा इसलिए होता है, अब इसके अगर हम कॉज देखेंगे तो कॉज है सबसे पहले फॉल्टी लाइफस्टाइल। हमारा अगर लाइफस्टाइल बहुत ही आज के ज़माने में जो आज का सिनेरियो चल रहा है, हर एक फीमेल जो होती है वो वर्किंग हो गई है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस जो होता है सबसे पहले उसके ओव्यूलेशन पे या फिर उसकी जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से जो एक मेन फैक्टर है, जो मेन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, वो एक स्ट्रेस है। फिर कई बार इस स्ट्रेस या फिर या फॉल्टी डाइट भी वो कह सकते हैं। इस डाइट की वजह से डाइट जो हमारा जो रूटीन में जो हमें जो हेल्दी फूड खाना चाहिए हम वो ना खा के हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ें खा ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से कई बार ऐसा क्या होता है, जो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं उसमें कुछ मात्रा में फीमेल हार्मोन्स, कुछ मात्रा में मेल हार्मोन्स हमेशा सिक्रीट होते रहते हैं। तो जो फीमेल्स हार्मोन है, उस फीमेल्स में फीमेल हार्मोन की अधिकता होती है। बट पीसीओडी में क्या होता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी मेल हार्मोन्स की तरह, कई मेल्स के जो प्रोमिनेंट कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो भी फीमेल्स में पाने लगते हैं। जो मैं सिम्टम्स जब बताऊँगी तो आपको इस पर चर्चा करेंगे। होता गया है कि हर एक मंथली साइकिल में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन, ये नॉर्मल चलते रहते हैं, नॉर्मल रूटीन में सिक्रीट होते हैं और एग्स बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, इसमें एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एग है उसका फॉर्मेशन होने लगता है लेकिन इमैच्योर एग्स से ज़्यादा फॉर्म होते रहते हैं। ये जो इमैच्योर एग्स हैं ये हमारे ओवरीज में ऐसे एज इट इज़ पड़े रहते हैं गुब्बारे की तरह से। कई बार जो इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि एक पूरा जैसे मोतियों की माला होती है, बिल्कुल वैसे बीड्स के फॉर्म में ओवरी की पेरीफेरी पे जाके इकट्ठा होना शुरू करते हैं इनिशियल फेज़ में, और धीरे धीरे इनका साइज़ इतना बढ़ने लगता है। कई बार तो सिस्ट जो होता है वो 9-9 mm की बन जाती है और बहुत ज़्यादा होता है, कई बार इसको ऑपरेट भी कराना पड़ सकता है। तो ये बीमारी होती किसे है, ये बीमारी उन्हीं को होती है जो लाइफस्टाइल पे अपने ना ध्यान देते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर्स में पहले बहुत कॉमन है ये बीमारी। अगर हम देखें तो वेस्टर्न कल्चर्स में ये बीमारी आज के 10-15 साल पहले वहाँ पे नॉर्मल थी, लेकिन अब इंडियन कल्चर में इस बीमारी ने आराम से अपना वो कर लिया है और अब ये बीमारी जो है इंडियन सिनेरियो और इंडियन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, इनफर्टिलिटी जैसे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएँ भी खड़ी हो सकती हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें, हमें क्या लक्षण दिखाई देता है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हमें उसे दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है वो है एमेनोरिया या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जैसे कि हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है, रेगुलर नहीं है, 30 डेज़ की वजह से 40 डेज़ हैं, 60 डेज़ हैं, कभी कभी 6 मंथ तक का गैप हो जाता है मेंसेस में। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है फैक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए फीमेल्स अक्सर आती हैं जो ब्यूटी, फीमेल्स को जैसे कहा जाता है कि हाँ ये ब्यूटी के लिए है, ब्यूटी का साइन माना जाता है। तो कई बार उनके फेस पे क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन्स में ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो क्या होता है कि मेल पैटर्न ऑफ आने लगता है। जैसे कि मेल पैटर्न आ गया, दाढ़ी मूंछ कभी कभी आने लगती हैं, और कभी कभी क्या नाम है चेस्ट पे भी थोड़े बहुत बाल हो सकते हैं। ये सब ये वैरी करता है किसी न किसी पे, ज़रूरी नहीं है कि ये हो। लेकिन कई बार फेशियल हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे फीमेल इसको हिरसुटिस भी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार पेशेंट इसके लिए भी आते हैं। एक्ने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक्ने कि मेरे फेस पे इतने सारे एक्ने हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक्ने और फेशियल हेयर्स के लिए ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाके पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसका डर्मा के थ्रू ट्रीटमेंट कराने की सोचते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, तो उसको वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आई थी, और वो 2 साल से उसको इतने एक्ने थे जिसके चेहरे पे जितने हेयर फॉलिकल्स होंगे वो सब एक्ने में कन्वर्ट हो गए थे। तो जितने भी हेयर फॉलिकल जो इतने सारे एक्नेस थे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम भाई कहीं ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी? तो उसने मुझे बताया कि मैम मैं 2 साल से डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ, हैवी एंटीबायोटिक्स पे है, और मैं जिस दिन भी छोड़ देती हूँ उस दिन में नया एक एक्ने ग्रोथ हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब वो आई मेरे पास, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस था, उसका एक बच्चा 12 साल का था और दूसरे बच्चे के लिए आई थी। तो मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ देखी, और उसका जब मुझे लगा कि बिल्कुल क्लियर कट PCOD है, और मैंने उसको ट्रीट किया, और विद इन 1 मंथ वो उसके सारे एक्ने जो जितने भी फेस पे थे वो सारे ख़त्म हो गए। विद इन 6 मंथ उसने कंसीव भी कर लिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो एक कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं आपसे कह रही थी कि बहुत कॉमन है, बहुत कहीं ना कहीं महिलाओं में होता है, तो वो चीज़ें ये बिल्कुल दिखाई देती है आपको किसी न किसी अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में कहीं ना कहीं दिखाई देती है फीमेल्स को। जो चौथा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि हमारे ओबेसिटी हो जाना। ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाना। बहुत सारी फीमेल्स हैं वो खूब ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, बताती हैं कि हम तो डॉक्टर साहब कुछ खाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं, दिन भर में 1 रोटी खाते हैं, लेकिन वेट मेरा हमेशा बढ़ता चला जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि PCOD का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओबेसिटी करना। इसमें क्या होता है, मेल हार्मोन्स बढ़ने लगता है, तो बेली फैट, एंड्रोजन वगैरह का सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बेली फैट जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से भी ऐसा ओबेसिटी जो होता है वो आ जाती है पेशेंट को। लेकिन 80% ऑफ द PCOD पेशेंट्स आर ओबीज, लेकिन 20% ऐसी हैं जो एकदम लीन एंड थिन है, बिल्कुल दुबली पतली हैं, और जब उनका फॉलिकुलर टेस्ट वगैरह कराया जाता है, हार्मोन टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि ये PCOD के पेशेंट्स हैं। तो एक ये भी कैरेक्टर है। एक स्किन की टैनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कई बार गले पे टैनिंग होने लगती है, चेहरे पे टैनिंग होने लगती है, उसके लिए भी ये भी एक कैरेक्टर है कि वो PCOD की तरफ है पेशेंट। अगर हम देखें, हम एज अ डॉक्टर देखें, तो हम कोई 3 क्राइटेरिया मानते हैं, 3 में से कोई अगर 2 क्राइटेरिया मिल जाए तो हम उससे उसी की तरफ PCOD की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि पहला है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाना, हाइपर एंड्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाना तब, और तीसरा कैरेक्टर है कि हमारी जो भी साइकिल है वो इरेगुलर है, या मेनोरिया है, या फिर इरेगुलर मेंसेस है। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई 2 चीज़ अगर आती है तो हम इसे मान जाते हैं कि PCOD का पेशेंट है। PCOD, अब हम इसके मैनेजमेंट की तरफ अगर देखें तो इसका मैनेजमेंट जो होता है 2 पार्ट में कर सकते हैं इसमें। एक तो होता है मेडिसिनल, जो मैं चाहूँगी कि आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। और एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि मैं जो आज चर्चा करूँगी वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल अपने मॉडिफिकेशन की ओर करूँगी। होता क्या है कि इस बीमारी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्री डायबिटिक पेशेंट्स, जो डायबिटीज़ से पहले के पेशेंट होते हैं, जिन्हें दवाई नहीं शुरू की जाती है, सिर्फ कहा जाता है कि सुबह उठ के टहलो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, परहेज़ करो आलू चावल चीनी का, बिल्कुल वैसे ही इसको भी किया जाता है। तो इसमें भी ये बिल्कुल प्री डायबिटिक की तरह ही इसका ट्रीटमेंट होता है। कई सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें हम इस पेशेंट्स में जो होता है एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी चलाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा मैं ना करके सिर्फ ज़्यादातर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ ही आपको बताऊंगी।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो मेन कॉज है इसका स्ट्रेस है। जैसे कि अगर हम देखें स्ट्रेस आज के ज़माने में हर फीमेल वर्किंग हो गई है, वो अपने किचन से निकल के बाहर की तरफ भी जा रही है, घर का भी ध्यान देना है, बाहर का भी ध्यान देना है। तो ऐसी पेशेंट्स जो होती हैं वो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना स्ट्रेस लेवल को कम करें। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो यंग एज की गर्ल्स हैं, जो आती हैं मेरे पास कि मेरे मतलब कुछ अवेयर्स होती हैं, कुछ ऐसे अवेयर होती हैं जो हमें आती हैं कि भाई हम मैम ड्यूरिंग मतलब कॉलेज टाइम में ही मतलब मेरा पीरियड रेगुलर नहीं है, तो उन पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ कि उनकी मदर से या उनके सिस्टर से, एल्डर सिस्टर से, कि आप उसको काउंसिल करिए। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और ऐसी बीमारी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती है, आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए तो बिल्कुल सही हो सकती है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उस पेशेंट को मैं बोलूँगी, जैसे कि कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड को नहीं है, लेकिन पड़ोसियों को ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर हमारे घर की जो हमारी बच्चे जो भी हैं इन लॉज हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं उनके लिए कहूँगी कि इनका स्ट्रेस लेवल आप इस तरीके से कम कर सकते हैं कि ठीक है, कुछ दिन ट्रीटमेंट कराओ और अपना जो भी है आप उनका ख्याल रखिए, उनको क्या हेल्दी खाना चाहिए, क्या नहीं हेल्दी खाना चाहिए, उसका ध्यान रखिए। स्ट्रेस को कम करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वो है मेडिटेशन और योगा। मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि वो टाइम निकाल के 30 मिनट्स का जो है, अगर मॉर्निंग में टाइम निकालें तो 30 मिनट्स, शाम में 2 टाइम अगर 30 मिनट्स निकाल दें तो आराम से वो अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी कर लेंगे और सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। तो इसके लिए मैं मेडिटेशन के लिए कहती हूँ। तो मेडिटेशन में ज़्यादातर एक तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आप जाइए सुबह सुबह उठ के, अगर छत पे जाइए तो और बढ़िया है, फ्रेश एयर भी मिलेगी, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से धूप मिलेगी, विटामिन डी भी आपको मिल जाएगा बढ़िया। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, धूप में बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, अपने अंतर मन को जानिए। आप जानिए कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या है क्या आपका अच्छा चल रहा है, क्या थोड़ा सोचने का अपने लिए टाइम आपको मिलेगा। योगा भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे योगासन हैं, जैसे कि सबसे जो इजी है वो आजकल जो सब बहुत पॉपुलर है तितली आसन। तितली आसन करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। वो पेल्विक फ्लोर में आपके सप्लाई को बढ़ा देगा। पेल्विक फ्लोर की जो भी मतलब उसमें जो भी इरेगुलरिटीज़ है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ओवरीज़ में कोई दिक्कत है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो तितली आसन कर सकते हैं आप। चक्की चलाने वाला आसन, पहले के ज़माने में औरतें खूब चक्की उक्की चलाती थी तो उनका जो एब्डोमिनल फैट था वो उतना बढ़ता नहीं था, उसकी वजह से उनका पूरा जो है एब्डोमिन की एक्सरसाइज, थोड़ी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज, ये सब हो जाती थी आराम से। तो एक वो भी आसन कर सकते हैं। नौका आसन कर सकते हैं आप, या फिर आप धनुरासन कर सकते हैं। तो ऐसा जो भी आसन जिसकी वजह से आपको लगे कि आपका मसल, आपकी जो बेली फैट है जो आपके पेट पे जाके सिर्फ स्ट्रेच कर रहा है मसल्स को, वो सारे आसन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी योगा एक्सपर्ट या फिर किसी भी डॉक्टर की सलाह लेकर ही ये काम करें। दूसरा है डाइट के ऊपर मैं कहूँगी। तो जो फॉल्टी लाइफस्टाइल और जो डाइट है हमारा, जो जिसकी वजह से ये बहुत ही आजकल प्रोमिनेंट हो गया है, तो पहले हमें क्या नहीं खाना चाहिए इस पे ध्यान देना है। हमें क्या नहीं खाना चाहिए तो इसमें है कि सबसे पहले हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कोई भी चाइनीज़ फूड नहीं, अजीनोमोटो वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मैदा, कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं लेना चाहिए। मिल्क ले सकते हैं लेकिन मिल्क के वो जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर मार्केट में मिलते हैं, वो ना लें, बिल्कुल ना लें। कैफ़ीन वाली चीज़ों को कम करें, कैफ़ीन ना ही लें तो बढ़िया है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। चीनी, शुगर को भी अवॉइड करें, मैदा अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके वेट को भी बढ़ाती है और आपके हार्मोन को भी डिस्टर्ब करती है। तो कोशिश करें घर का खाना खाएं। अब हमें क्या खाना है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो चीज़ खाना है उसमें हमें अपने पूरे डाइट चार्ट होना चाहिए आपके पास, और सब हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि स्प्राउट्स रखिए अपने खाने में। अपने खाने में आप घर का बना सादा खाना रखिए, उसमें दूध रखिए, आप बढ़िया खाना, फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट आए, सीजनल फ्रूट आर द बेस्ट थिंग। आप जो भी सीजन का फ्रूट आता है, जो नेचर के थ्रू मिलता है, वो आप ज़रूर उसको दें, जो भी आपको मिले। वो हल्का, मतलब वो नेचुरल शुगर अगर आप ले रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं है आपके लिए। लेकिन आप जो ये शुगर है, जो कंडेंस्ड शुगर है, या फिर जो ब्राउन शुगर, ब्लैक वाइट शुगर जो है, उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। नेचुरल फॉर्म में आप शुगर ले सकते हैं इसमें। आप ऐसी चीज़ें रखिए। आपका जो भी ब्रेकफास्ट है वो होलसम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिच होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा हो, स्प्राउट्स ज़्यादा हो उसमें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कोई भी प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने हैं।
आप ऐसे कर सकते हैं। आप डिनर को बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही छोटा रखिए, डिनर हमेशा कम करिए और डिनर का टाइम हमेशा 7 साढ़े 7 8 तक बिल्कुल फिनिश करिए। 1 घंटा टहलिए अगर रात में समय मिले तो ये आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, इसके थ्रू आप पीसीओडी से बहुत हद तक फ़ायदा आपको मिल सकता है। कुछ सिंगल ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे सिंगल ड्रग्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें हल्दी हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है। हल्दी, कच्ची हल्दी ले लीजिए मार्केट से, सुखाइए उसको पीस के और दूध के साथ उसको ज़रूर लीजिए। हल्दी की अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो हल्दी जो होता है वो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी उसकी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है हल्दी की। जो स्किन में टैनिंग हो रही है, जो पीसीओडी के पेशेंट्स से बहुत परेशान होते हैं कि चेहरा एकदम काला हो रहा है, गर्दन काली हो रही है, उस टैनिंग को कम करेगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल कोरोना में भी बहुत फ़ायदा है, कोविड-19 से भी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में फ़ायदा है। तो आप गोल्डन मिल्क ज़रूर लीजिए, डेली जो है 1 गिलास दूध में आधे चम्मच हल्दी मिला के ज़रूर पीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें तो मेथी, फेनुग्रीक आजकल इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके एक्सट्रैक्ट को आजकल बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो अपनी दवाइयों में मिला के पीसीओडी की दवाइयाँ बना रही हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये जो होता है इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव फायर है उसको कम करती है। डाइजेस्टिव फायर जो बीच बीच में क्रेविंग होती है कि ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, इस चीज़ को वो रोकती है। तो मेथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेथी से फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा, फॉलिक एसिड रिच होता है मेथी। तो आपके जो ये एग है उसका ओव्यूलेशन और ये जो इमेच्योर एग है जो पीसीओडी का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी वो ठीक करता है। तो पीसीओडी से ठीक इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। लेकिन हाँ, मेथी बहुत ज़्यादा सेवन करने से कई बार ऐसा होता है कि किसी को मेथी जो होता है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी करा देती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग पता चल गया मेथी खाना है तो बहुत ज़्यादा खा लिए तो वो हाइपोग्लाइसीमिया भी क्रिएट करता है। तो ये भी किसी डॉक्टर की सलाह से या फिर लिमिटेड ही मात्रा में लें, ताकि आपका बॉडी का जो आपकी बॉडी की नीड है, आपके जैसा बीएमआर है उसके अकॉर्डिंग ही लें। ये डॉक्टर आपको तय करके बताएंगे कि उसको कितना लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेनुग्रीक या अलसी। अलसी तो बहुत मेथी का आप यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, मेथी का पेस्ट बना लीजिए और उसको आंवले के साथ मिला के अपने स्कैल्प पे लगाइए, तो जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट है फ्लैक्सीड या अलसी। अलसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अलसी की बात करें तो इसकी वजह से अलसी जो होता है वो आपकी ये भी प्रोटीन रिच होता है और ये भी आपकी जो क्रेविंग है बीच बीच में जो आपको मन करता है मीठा खा ले ये खा ले, उन सब चीज़ों को रोकता है। तो इस क्रेविंग को भी बचाता है, इस क्रेविंग से आपको बचाता है और आपका वेट को बढ़ने नहीं देता है। तो अलसी का भी यूज़ करिए। मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अलसी अगर है तो उसको फ्राई कर लो, पीस लो, पाउडर बना लो, पाउडर खाओ। नहीं पाउडर ठीक लग रहा है तुम्हें तो लड्डू बना के खा लो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। पीसीओडी जैसे मैंने बताया कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप अगर जितना इंपॉर्टेंस आपके लिए मेडिसिन करती है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी होगा। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, बढ़िया है, आप बिल्कुल स्ट्रेस से फ्री हैं और योगा भी कर रहे हैं, डाइट पे अपने ध्यान दे रहे हैं, तो 50% आपको, अगर आप नहीं डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं तो तभी भी आपको 50% आपको रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 6 महीने के ट्रीटमेंट में ही अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेती हैं और 6 महीने के ट्रीटमेंट में ही ठीक हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो साल भर लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपको कब ठीक होना है। तो इट्स गुड कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनसे ट्रीटमेंट लें, और नहीं अगर ट्रीटमेंट इस समय ले पा रहे हैं कोरोना की वजह से तो कम से कम जो मैंने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस आपको बताई हैं वो ज़रूर लें। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डॉक्टर की सलाह से लें और इससे लें तो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ही मैं अपना ये सेशन जो है वो ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे इनबॉक्स करिएगा, मैं आपकी क्वेरी का ज़रूर आंसर करूँगी। और तब मैं द आयुर्वेदा टाइम्स को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात आपसे रख सकूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।